हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कुछ मूलभूत चीज़ें जो है हमने देखी थी, डिस्कस की थी। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन से। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? जो प्रेसिडेंट होता है भारत का, उसकी कौन कौन सी अहर्ताएं होती है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन होता है वो होता है प्रेसिडेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? जो प्रेसिडेंट होगा वो कहाँ का सिटीजन होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए, बाहरी देश का नहीं, है ना? सेकेंड इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना? नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। थर्ड इज एज शुड बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स, है ना? और जो उसका एज होगा राष्ट्रपति का, वो 35 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए, उससे कम का नहीं चलेगा। एंड मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा, है ना? लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी योग्यता रखता हो ना, लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। जो जो चीज़ें जरूरी होती है एक लोकसभा अध्यक्ष को बनने, सॉरी, लोकसभा मेंबर को बनने की, वो सारी क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, है ना दोस्तों? तो आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है आगे। जैसे कि बताया गया था कि नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसका? राष्ट्रपति का। तो हमारे देश भारत में कौन कौन से ऐसे पोस्ट होते हैं जो नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं प्यारे दोस्तों? तो उसमें से होता है एक प्रेसिडेंट, है ना? वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना? जो मिनिस्टर होते हैं कहाँ के? यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये सभी जो पद होते हैं प्यारे दोस्तों, पोस्ट होते हैं, ये नॉट प्रॉफिट, सॉरी, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखा हमने प्यारे दोस्तों। अब आगे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। किसके बारे में? सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो सैलरी होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। वो कहाँ से दिया जाता है प्यारे दोस्तों? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, है ना? भारत की संचित निधि से जो है राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, सैलरी मिलती है। तो भारत के संचित निधि से तो उसको सैलरी दिया जाएगा, लेकिन प्यारे दोस्तों कितना मिलेगा एक प्रेसिडेंट को? जो हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? तो सैलरी इज 5 lakhs, है ना? जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 lakhs, वो भी टैक्स फ्री। उसमें कोई भी टैक्स जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, मतलब टैक्स फ्री होता है सैलरी किसका? प्रेसिडेंट का प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इसी में देखते हैं हम कि जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, भारत की जो संचित निधि है, यहाँ से और किसको किसको जो है दिया जाता है सैलरी, उसके बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं। बात आई है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की, तो इसी से रिलेटेड और किसको किसको सैलरी दिया जाता है प्यारे दोस्तों, तो वो हम देखते हैं। इसमें आता है वाइस प्रेसिडेंट, है ना? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति होता है ना, जिसको कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, और उसका जो सैलरी होता है प्यारे दोस्तों कितना होता है? 4 lakhs, है ना? 4 लाख सैलरी होती है। और उसी तरह से आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों को, जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है ना? राज्यसभा का उपसभापति, उसकी जो वेतन होती है वो होती है 2.5
5 to 3 lakhs, है ना। 2.5 to 3 लाख सैलरी होती है, और वो कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। तो प्यारे दोस्तों, और आगे देखते हैं हम कि ये तो हमने देख लिया डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों कौन? स्पीकर, है ना। कौन? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो स्पीकर है ना, किसका? राज्यसभा का, सॉरी लोकसभा का, उसकी पेमेंट कितनी है प्यारे दोस्तों? उसकी भी जो पेमेंट होती है वो 4 lakhs होती है। कितनी? 4 lakhs। अब देख रहे हैं कितनी होती है? 4 lakhs होती है। किसकी? स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है, लोकसभा का उपसभापति, उसकी जो पेमेंट होती है, उसकी जो सैलरी होती है प्यारे दोस्तों, कितना मिलता है उसको? 2.5 to 3 lakhs, है ना। वो भी कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो प्यारे दोस्तों आगे आता है कैग, CAG, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका जो चेयरमैन होता है उसको पेमेंट दिया जाता है कितना? 4.5, सॉरी 2.5 lakhs, है ना। कितना? 2.5 lakhs प्यारे दोस्तों। ये तो हो गया चेयरमैन का, है ना। सिर्फ चेयरमैन को ही दिया जाता है, कैग का जो चेयरमैन होता है उसी को सिर्फ मिलता है कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट। आगे होता है दोस्तों ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उन सभी को जो पेमेंट दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है प्यारे दोस्तों। और ऑल जज में जो CJI होगा, है ना, चीफ जज ऑफ इंडिया जो होगा, उसको पेमेंट दिया जाता है कितना? 2.80 लाख, है ना। मतलब कि 2,80,000 जो पेमेंट है वो दिया जाता है CJI को, चीफ जज ऑफ इंडिया को। और जो अदर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो अदर जज होते हैं, उनको पेमेंट दिया जाता है दोस्तों कितना? 2.5 लाख, है ना, 2.5 lakhs। और आगे होता है प्यारे दोस्तों चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC, है ना। जो UPSC के चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं उनको भी सैलरी कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। और कितना मिलता है? चेयरमैन जो होता है UPSC का, उसको दिया जाता है 2.25 lakhs, है ना, 2.25 lakhs। और जो मेंबर होते हैं UPSC के, उनको दिया जाता है 2 lakhs, 2 लाख। अब आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो राष्ट्रपति से संबंधित, प्रेसिडेंट से संबंधित जो आर्टिकल्स होती हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। कौन कौन से आर्टिकल्स जो है राष्ट्रपति के लिए बताए गए हैं। उसके बारे में चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों कि जो आर्टिकल 52 है ना। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, है ना। ये बताया गया है किसमें? आर्टिकल 52 में। एंड आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में क्या मेंशन किया गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, है ना। संघ सरकार की जो समस्त कार्यपालिक शक्तियां होंगी, है ना, संघ सरकार के जितने भी कार्यपालिका क्या होगा? शक्ति होगा, वो सब किस में निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा प्यारे दोस्तों। और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि आर्टिकल 54, है ना, क्या मेंशन किया गया है आर्टिकल 54 में? आर्टिकल 54 में मेंशन किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, उसके बारे में मेंशन किया गया है किसमें? आर्टिकल 54 में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। और आगे देखते हैं हम कि आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में क्या मेंशन किया गया है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका ढंग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 55 में, है ना। एंड आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में क्या मेंशन किया गया है? टेन्योर एंड रिजाइन, है ना, कार्यकाल और इस्तीफा के बारे में मेंशन किया गया है किसमें? आर्टिकल 56। एंड आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में क्या मेंशन है? री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना।
मतलब कि कोई एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो वो दोबारा क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है इन आवर कंट्री। सो री इलेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है किसमें, आर्टिकल 57 में। अब आता है आर्टिकल 58, जिसके बारे में हमने देख लिया है। आर्टिकल 58 बताया गया इसमें क्या, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। जो एक प्रेसिडेंट की अहर्ताएं होती है, जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसके बारे में जानकारी कौन देता है, आर्टिकल 58 देता है। उसी तरह से प्यारे दोस्तों अब आता है आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 क्या बताता है प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 59 टेल अस अबाउट सर्विस एंड कंडीशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट, है ना। हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो सर्विस होगी, उसकी जो सर्विस कंडीशन होगी, उसके बारे में जानकारी देता है कौन, आर्टिकल 59। सो प्यारे दोस्तों अब आता है आर्टिकल 60, है ना। आर्टिकल 60, इन आर्टिकल 60 देयर इज मेंशन अबाउट ऑथ ऑफ आवर प्रेसिडेंट। वहाँ पर क्या बताया गया है, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उसके ओथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 60 में। मतलब कि आर्टिकल 60 के अनुसार जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना शपथ लेगा। क्या करेगा, अपना शपथ लेगा प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों आता है आर्टिकल 61, है ना। आर्टिकल 61 में क्या मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, है ना। अगर सही तरीके से कोई राष्ट्रपति काम नहीं कर रहा है ना, तब उसको इम्प्लीमेंट ला करके, मतलब कि महाभियोग ला करके उसको हटाया जाता है। लेकिन आज तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिस पर इम्प्लीमेंट लागू किया गया हो और उसको महाभियोग द्वारा हटाया गया हो। तो प्यारे दोस्तों आगे आता है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि आर्टिकल जो 71 है, अनुच्छेद 71, वो हमें बताता है कि जो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसके मामले में कौन निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। अब प्यारे दोस्तों आगे आता है आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 में क्या बताया गया कि पार्डन पावर, है ना, जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है क्षमा करने की, उसके बारे में मेंशन किया गया है किसमें, आर्टिकल 72 में। किसमें, आर्टिकल 72 में दिया गया है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आर्टिकल 123, है ना, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में बताया गया है अध्यादेश शक्तियाँ, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ आवर प्रेसिडेंट, है ना। हमारे प्रेसिडेंट की कौन कौन सी अध्यादेश शक्तियाँ मिली हुई है, वो किस तरह से अध्यादेश शक्ति का उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, इसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 123 से। अब आर्टिकल 143 है ना, 143, आर्टिकल 143 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन लीगल मैटर। कोई भी लीगल मैटर होगा उस पर जो है संपर्क करेगा कौन, प्रेसिडेंट। किससे, सुप्रीम कोर्ट से। किससे, सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकता है ऑन लीगल मैटर कौन, प्रेसिडेंट। तो प्यारे दोस्तों ये थी जो भी अनुच्छेद होती है राष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल में जो संविधान में जो बताया गया है उसके बारे में हमने जानकारी देख लिया। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति से जितने भी आर्टिकल होते हैं सभी के बारे में हमने चर्चा की। तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्या किसके बारे में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, किस तरह से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, पुनः हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को अपने इस YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल के साथ आप कनेक्ट कर रहे होंगे और करेंगे, है ना, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं या फिर जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे प्यारे दोस्तों। और आपसे विनती भी मैं करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड क्या सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। आप इस बात पर अमल करेंगे ऐसा मेरा उम्मीद है। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, सॉरी गुड बाय नहीं बोल सकते हैं, बाय, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
नमस्कार।